नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। तो जैसा कि आपको पता है हम यहाँ इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी के पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज़ हमारी ये चल रही है। और इस क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं टॉपिक वाइज उनको हम यहाँ कवर करते हैं। जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होते हैं, तो ये क्लास उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आपको अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को और धार देनी है और अच्छा करना है, तो इस क्लास को अंत तक देखना। और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम आपका कंज़्यूम नहीं करेगी क्लास, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा, ये आपका खिलाफत आंदोलन की हम बात करने वाले हैं। तो इसमें बोल रखा है कि महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। तो महात्मा गांधी जो थे खिलाफत आंदोलन से जुड़ गए थे। तो इस चीज़ का विरोध किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और खिलाफत आंदोलन ये जो हुआ था, ये अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ किया गया था। क्योंकि क्या हुआ था ईरान में, सॉरी, टर्की में उस टाइम क्या हुआ था, जो वहाँ की अंग्रेज़ी सरकार थी वहाँ पे भी इन्होंने कब्ज़ा कर रखा था अंग्रेज़ों ने। तो उन्होंने वहाँ के जो खलीफा थे उनको उनके पद से हटा दिया था। तो उसके विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन किया गया था। और इसमें जब महात्मा गांधी जुड़े तो इसका विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो कि आपके पाकिस्तान के फाउंडर माने जाते हैं। बोलता है खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो ये 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। आगे चलते हैं। खिलाफत मुद्दों को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णयों के पीछे मुख्य कारण था। तो महात्मा गांधी ने क्या करा था, खिलाफत आंदोलन के जो मुद्दे थे उनको उठाया था। और उनको उठाने के पीछे क्या रीज़न था, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो उस महात्मा गांधी क्या चाह रहे थे कि जैसे हिंदू और मुस्लिम के बीच क्या हो जाए, एकता आ जाए। जो फूट पड़ी हुई थी वो कम हो जाए और एकता आ जाए। जिससे क्या हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ़ ये दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो अंग्रेज़ और ज़्यादा जल्दी देश छोड़ के जाएंगे और जल्दी इनको क्या होगा, इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता मिलेगी। तो ये था। आगे बात करेंगे। आगे बोलता है खिलाफत आंदोलन डैश के विरोध में शुरू किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन जो था ऑटोमन साम्राज्य का विघटन जो था उसका विघटन हो गया था। तो उसके विरोध में ये आंदोलन किया गया था। बोलता है खलीफा की मौलिक शक्तियों की रक्षा के लिए बॉम्बे में डैश में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो मार्च 1919 में इस समिति का गठन किया गया था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन में शुरू किए गए थे। तो ये दोनों 1920 में ही स्टार्ट हुए थे। बोलता है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो टर्की में इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि आपको टर्की में पता ही है वहाँ के जो खलीफा थे उनको उनके पद से हटा दिया था। तो उसके खिलाफ़ में भारत में और जितने भी आसपास के कंट्रीज़ थे, तो जो मुस्लिम थे उन्होंने इस चीज़ के खिलाफ़ ये आंदोलन किया था। आगे बोलता है अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में डैश नेतृत्व किया गया था। तो ये किया गया था इनका खलीफा आंदोलन, ठीक है। तो खलीफा आंदोलन का क्या करा था, इन दोनों ने नेतृत्व किया था। और यहाँ लिखा है यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। तो जो तुर्की के सुल्तान थे उनके पक्ष में ये एक आंदोलन किया गया था। आगे चलेंगे। अब हमारा टॉपिक है साइमन कमीशन। बोलता है डैश को साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। तो सर जॉन ऑल्सब्रुक साइमन, तो इनको क्या करा गया था, साइमन कमीशन का जो अध्यक्ष का पद था
उस पद पे इनको नियुक्त किया गया था। साइमन कमीशन डैश में भारत में प्रथम बार आया, तो 1928 में ये पहली बार भारत में आया था, जिसका विरोध लाला लाजपत राय जी ने किया था और उनकी इस कमीशन का विरोध करते हुए मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण राष्ट्रवादी नेता डैश की मृत्यु हो गई थी, तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का मुख्य कारण डैश था, तो भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी। क्योंकि साइमन कमीशन जो बना था 1928 में, उसमें भारतीय वो बना तो वो भारतीयों के लिए था, लेकिन उसमें भारतीय मतलब उस जो कमीशन बना था उसमें भारत के लोगों को ही शामिल नहीं किया गया था। तो यानी कि भारतीय प्रतिनिधित्व की वहाँ पे कमी थी, तो इस चीज़ के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था कि आप लोगों ने हमारे लिए रूल तो बना दिए लेकिन हम लोगों को शामिल नहीं किया है। तो ये था। क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, डैश के सदस्य के रूप में भारत आए थे, तो साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में ये इंडिया आए थे। डैश में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश सांसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया था, तो ये हुआ था आपका 1927 में इसका गठन किया गया था। आगे चलेंगे। आगे बोलता लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के डैश निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी, तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए क्या हुई थी, जो लाला लाजपत राय जी थे इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम बात करेंगे गांधी इरविन समझौता या फिर गोलमेज समझौता। तो इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बने हुए हैं आपके, उनको हम देखने वाले हैं। बोल रहा है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमेजे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार डैश परिणाम था, तो ये था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होता, कम्युनल अवार्ड जिसको बोलते हैं, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था कि सांप्रदायिक पुरस्कार को बनाया गया। डैश में सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, तो भीमराव अम्बेडकर जी जो थे इन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। डैश में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो ये 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौते पर वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे, तो 1931 में जो था इस पे हस्ताक्षर हुए थे। डैश ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो सरोजनी नायडू जी जो थी इन्होंने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन डैश में शुरू हुआ था, तो ये सितंबर 1931 में स्टार्ट किया गया था। आगे चलते हैं। बोलता है लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व डैश ने किया था, तो जो लंदन में हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। पूछ रहा है लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री डैश थे, तो ये थे आपके मैकडोनाल्ड। क्या नाम था इनका? रैमजे मैकडोनाल्ड। आगे बात कर रहा है कि महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में डैश मांगे की थी, जिनमें कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था, तो ये थी 11 डिमांड की थी इन्होंने अपने पत्र में, और जिनको गांधी इरविन समझौते के रूप में जो था स्वीकार कर लिया गया था। अब हम यहाँ बात करेंगे क्रिप्स मिशन की। तो क्रिप्स मिशन से जितने भी टॉपिक वाइज जितने भी इस टॉपिक पे PYQ बने हैं उनको हम एक एक करके देखने वाले हैं। बोल रहा है मार्च 1942 में डैश को भारतीय राजनीतिक समूहों का सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत भेजा गया था, तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स को क्या किया गया था 1942 में, जो भी भारतीय राजनीतिक थे समूह था उनका सपोर्ट प्राप्त करने के लिए इनको भेजा गया था, क्योंकि
उस समय क्या चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो इस चीज़ का थोड़ा पॉलिटिकल व्यू था इंग्लैंड का, तो इसलिए उनको यहाँ भेजा गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डैश ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था, तो ये थे आपके विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था 1942 में, ठीक है, 1942 में। बोलता 1942 में ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल डैश ने भारतीय नेताओं के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए भारत आया था। तो क्रिप्स मिशन आया था भारत। 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो विंस्टन चर्चिल जो थे उस समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं क्रांतिकारी आंदोलन की। तो क्रांतिकारी आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं उनको हम देखने वाले हैं। बोलता है गदर पार्टी भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य से एक प्रारंभिक क्रांतिकारी आंदोलन था। इसका मुख्यालय में स्थित है। तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का हेडक्वार्टर था। डैश के नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ। तो गदर पार्टी के जो नेतृत्व में हुआ था वो मंडी षड्यंत्र रचा गया था। अरविंदो के स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा था। तो निष्क्रिय प्रतिरोध जो था इस कार्यक्रम का जो था मेन पार्ट था, ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरोध। बोल रहा है कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और डैश ने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका था। तो वी के दत्त, क्या नाम था इनका, वी के दत्त और भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1919 को जो भी आपकी केंद्रीय विधानसभा थी वहाँ पे बम फेंक दिया था इन्होंने। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाकुल्ला खां को डैश जेल में भेज दिया गया था। तो फैज़ाबाद की जो जेल थी इनको वहाँ पे भेज दिया गया था काकोरी मामले के बाद में। क्रांतिकारी संगठन डैश काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल थे। तो HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो थी इसमें ये शामिल थी काकोरी षड्यंत्र में। बोलता कि 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का जो प्रयास था वो किसने किया था। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने, जो न्यायाधीश थे 1908 में मुजफ्फरपुर के किंग्सफोर्ड को, तो इनके जो मारने का प्रयास किया गया था, हत्या करने का, वो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जी ने किया गया था। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को डैश में फांसी दी गई थी। तो 1931 में इनको फांसी दे दी गई थी। आगे चलेंगे। बोल रहा है शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी। तो इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में इन्होंने एक पार्क में अपने आप को गोली मार ली थी। क्रांतिकारी डैश द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया। तो भगवती चरण बोहरा के द्वारा ये प्रसिद्ध जो था लेख लिखा गया था। क्या नाम था इसका, द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे। बोल रहा है 1904 में डैश ने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। तो BD सावरकर ने क्या करा था, अभिनव भारत का आयोजन किया था 1904 में। बोला गदर आंदोलन के नेता थे तो हरदयाल, क्या नाम था इनका, हरदयाल जो थे वो गदर आंदोलन के नेता थे। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए क्रांतिकारी डैश की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई। तो ये थे जतिन दास। जतिन दास की क्या थी, 64वें दिन मृत्यु हो गई थी उपवास के बाद। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में
ब्रिटिश जज डैश पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। तो ये थे किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड को इन्होंने मारने का प्रयास किया था, बट वो मर नहीं पाए थे। मतलब उन पे वो जो बम गिरा था वो उन पे नहीं गिर पाए थे। उनकी शायद उनकी लड़की और उनकी पत्नी की डेथ हो गई थी, ठीक है, क्योंकि वो गाड़ी में थे नहीं, उन्होंने गाड़ी के ऊपर बम फेंका। तो उनकी पत्नी, मतलब इनकी किंग्सफोर्ड की पत्नी और उनकी बेटी और ड्राइवर, ये 3 हत्या हो गई थी, और ये उस टाइम नहीं थे, तो ये बच गए थे। मुक्त भारत समाज की स्थापना डैश ने की थी। तो वीर सावरकर ने क्या करा था, मुक्त भारत समाज की स्थापना की थी। आगे चलेंगे। बोलता है चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में शहीद हुए थे। तो ये हुए थे इलाहाबाद में। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार डैश थे। तो ये थे आपके राजा महेंद्र प्रताप। क्या नाम था इनका? राजा महेंद्र प्रताप। 18 अप्रैल 1930 को हुई चिटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व डैश ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो ये थे गणेश घोष के नेतृत्व में ये ऐसा किया गया था। किनके नेतृत्व में? गणेश घोष के नेतृत्व में। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन की, जो कि आपका 1942 में हुआ था। तो बोलता है भारत छोड़ो प्रस्ताव डैश में पारित किया गया था। तो अगस्त 1942 में ये पारित हुआ था। डैश की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो क्रिप्स मिशन की विफलता की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया गया था। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन डैश में शुरू किया था। तो 1942 में गांधी जी ने ये आंदोलन शुरू किया था। बोलता है कि आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन भी बोलते हैं। तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के डैश सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। तो ये मुंबई में, ठीक है, मुंबई सत्र में चलाया गया क्या था, एक आंदोलन था। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं कैबिनेट मिशन की। बोल रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व डैश ने किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था। डैश ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। तो ये थे आपके कैबिनेट मिशन ने। तो कैबिनेट मिशन जो था उसने क्या करा था, पाकिस्तान की जितनी भी मांग, मतलब पाकिस्तान की जो मांग थी कि पाकिस्तान बनाना है, तो उसको मना कर दिया था। बोल रहे हैं बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य है। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में डैश के प्रमुख थे। तो ये रक्षा, तो जो स्वतंत्र भारत की पहली सरकार थी उसमें ये रक्षा के प्रमुख थे, यानी कि इनको डिफेंस मिनिस्ट्री का काम सौंपा गया था। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में डैश सत्ता में थी। तो लेबर पार्टी, जब कैबिनेट मिशन इंडिया आया था तो उस समय कौन सी पार्टी इंग्लैंड में थी, मतलब सत्ता में थी, वो थी लेबर पार्टी। बोलता है 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें डैश सदस्य थे। तो 3 सदस्य इसमें थे। आगे चलते हैं। बोलता है सॉरी, आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बने हैं उनको हम देखने वाले हैं एक एक करके। बोल रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना डैश ने की थी। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता डैश ने सौंपी। तो रास बिहारी बोस जी जो थे, इन्होंने जो था सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता दी थी। आगे चलेंगे।
कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में आईएनए ध्वज फहराया था। वह शहर अब डैश राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो मणिपुर में ये इस टाइम पे है। ठीक है, क्या नाम है इसका? मोइरांग। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस डैश निमंत्रण पर पूर्वी एशिया गए थे। तो रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर क्या गए थे? ये पूर्वी एशिया गए थे। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग डैश संगठन का एक अग्रदूत था। तो भारतीय राष्ट्रीय फौज, तो भारतीय राष्ट्रीय फौज जो थी संगठन का एक अग्रदूत था। ठीक है, बोल रहा है कि आज़ाद हिंद फौज डैश के नेतृत्व में लड़ी। तो सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में ये लड़ी थी। डैश के नेताजी कहा जाता था। तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहते थे। नेताजी सुभाष ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना डैश में की थी। तो इसकी स्थापना जो करी थी वो करी थी अक्टूबर 1943 में इसकी जो थी स्थापना की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। आगे चलते हैं। तो अब हम यहाँ देखने वाले हैं आपके कथन, नारे और उपाधियाँ। तो इस टॉपिक से जितने भी PYQ बने हैं उनको देखने वाले हैं एक एक करके। बोलता है कि प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली, ये दिल्ली चलो है। ठीक है, डैश ने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको दिया था। कह रहा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये थे आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देशबंधु डैश को कहा जाता है। तो चित्तरंजन दास जी जो थे उनको देशबंधु के नाम से पुकारा जाता है। कह रहा है कि भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। डैश को लोकमान्य के रूप में जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण जी जो थे इनको लोकमान्य के रूप में जाना जाता है। कह रहा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा डैश ने दिया। तो भगत सिंह ने। कह रहा कि डैश को लोकमान्य की उपाधि, मानद उपाधि दी थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या करा था? लोकमान्य को बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को प्रेम से डैश की उपाधि दी। तो गुरुदेव की। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या करा था? रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि से सम्मानित किया था। आगे बात कर रहे हैं राजा जी के नाम से जाने जाते थे। तो ये थे आपके श्री राजगोपालाचारी जी। समाज सुधारक और राजनेता डैश को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता था। तो भीमराव अंबेडकर जी थे। करो या मरो का नारा नहीं दिया। तो महात्मा गांधी जी ने। और भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो दादा भाई नेहरू जो हैं आपके ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसी आशा के साथ आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।